Welcome again. Reverse acquisition is the topic now we are going to pick up, and this is going to be your last session of this long chapter. तो लंबा चैप्टर है, लेकिन हर चैप्टर को अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करने के लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, और हमने वही करा है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि बहुत अच्छी तरह से चैप्टर आपके समझ में आए और सारी चीज़ों का कवरेज जो है, जैसे कि मैंने कहा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो। तो रिवर्स इक्वेशन बहुत बच्चों को इंतज़ार था, वो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आपने लिखना नहीं है, लिखना चाहते हैं तो लिख लेना रिवर्स इक्वेशन। रिवर्स इक्वेशन का क्या मतलब है? रिवर्स इक्वेशन का वैसे तो मतलब होता है when legal acquirer is not accounting acquirer, जब लीगल एक्वायरर अकाउंटिंग एक्वायरर नहीं है। नॉर्मली तो ये होता है, जो लीगल एक्वायरर होता है वही अकाउंटिंग एक्वायरर होता है, लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो वो रिवर्स एक्विजिशन का केस माना जाता है। इसको कुछ यूँ समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि एक एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, एक वाई लिमिटेड नाम की कंपनी है। एक्स लिमिटेड जो है, मान लेते हैं कि वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है। करेक्ट? एक्स लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है, लेकिन आफ्टर द टेक ओवर कंट्रोल जो है वो वाई के पास आ गया। ये प्रॉब्लम हो गई। आफ्टर द कंट्रोल एक्स ने वाई को लिया, टेक ओवर करा, सॉरी आफ्टर द टेक ओवर कंट्रोल comes in the hands of Y। अगर Y के पास टेक ओवर के बाद कंट्रोल आ जाए, ये तो उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। तो इसका मतलब टेक्निकली इस केस में लीगल एक्वायरर तो एक्स है, उसने टेक ओवर करा है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इस केस में क्या है, कंट्रोल वाई के पास आ गया तो अकाउंटिंग एक्वायरर वाई माना जाएगा। तो ये जब केस उल्टा हो जाए, जो टेक ओवर कर रहा है उसके पास कंट्रोल ना आए, तो ये रिवर्स एक्विजिशन का केस हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जाहिर है कि ये भी समझाना पड़ेगा। अब इसको समझाने के लिए यहाँ देखें, मान लेते हैं कि एक एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, एक वाई लिमिटेड नाम की कंपनी है। हम मान लेते हैं इसके जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, शेयर्स मान लेते हैं कि एक्स के 100 शेयर्स हैं, चलो 1000 शेयर्स हैं, और इत्तेफाकन लेट अस से इसके भी 1000 शेयर्स हैं। करेक्ट? मान लेते हैं कि इन शेयर की जो फेस वैल्यू है, या चलो इंट्रिंसिक वैल्यू लिख लो, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसके एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपये है, और इसके एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 50 है। हम मान के चल रहे हैं कि एक्स जो है वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है। अगर एक्स वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा है तो इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर अब पेमेंट होगी। पहले मैंने एक्सचेंज रेशियो कंप्यूट करा। एक्सचेंज रेशियो कंप्यूट करने से मुझे ये पता लग जाएगा कि जो कंपनी टेक ओवर कर रही है वो कितने शेयर इशू करेगी। एक्सचेंज रेशियो इंट्रिंसिक वैल्यू का 1:5 आ गया। इसका वैसे क्या मतलब हो गया 1:5 का? देखो यहां पर, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, उससे मेरे सामने क्या चीज आ गई, मैंने 1 इधर लिख दिया और 5 इधर लिख दिया। इससे मेरे सामने पता है क्या चीज आ गई, कि जो कंपनी टेक ओवर कर रही है वो कितने शेयर इशू करेगी इनके एक शेयर के लिए।
इसका मतलब हो गया एक्स लिमिटेड अपनी कंपनी के 5 शेयर देगी इनके एक शेयर के लिए। ऐसा क्यों? आप ध्यान से समझें। इनके एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपये है, एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपये है। तो 50 रुपये की सेटलमेंट करने के लिए इस कंपनी को 5 शेयर देने पड़ेंगे, क्योंकि इनके एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू केवल 10 रुपये है। आपकी बात समझ में आ गई? तभी तो 50 और 50 बराबर होंगे ना। यानी कि एक्सचेंज रेशियो 5:1 है, यानी कि फॉर 1 शेयर एक्वायरर, लीगल एक्वायरर will have to issue 5 shares technically, because legal acquirer X Y को टेक ओवर कर रहा है, तो Y इनको इस तरीके से शेयर देगा, हर एक के लिए अपनी कंपनी के 5 शेयर देगा। तो टोटल कितने शेयर देगा? ध्यान से समझें। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बाय X। X जो है Y को कितने शेयर इशू देगा? पहले तो ये देखो, कंपनी Y के टोटल 1000 शेयर हैं। हर एक शेयर के लिए, प्रत्येक शेयर के लिए X अपनी कंपनी के 5 शेयर देगा। तो X लिमिटेड विल गिव 5000 शेयर्स, 5000 शेयर कंपनी X जो है कंपनी Y को देगी। अब समझने की ये भी कोशिश करें, बिकॉज कंपनी X Y को टेक ओवर कर रही है, तो अब ये एक ग्रुप बन गया। भाई हम कह सकते हैं दिस हैज बिकम ए ग्रुप नाउ। इस ग्रुप के अगर आप नंबर ऑफ शेयर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं इस ग्रुप के नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे? सर इस ग्रुप के शेयर कितने होंगे, ये कैसे बताएं? इसके लिए आप ये देखो कि X लिमिटेड के शेयर कितने हैं। सर X के 1000 शेयर हैं। अब Y के शेयर मत कंसीडर कर लेना, क्योंकि Y के शेयर होल्डर को X ने अभी अभी, जैसे कि मैंने बताया, कितने शेयर इशू कर दिए? 5000 शेयर इशू कर दिए। उनके जो 1000 शेयर है उनको हमने 5000 शेयर इशू कर दिए। तो इसका मतलब इस ग्रुप के अब टोटल 6000 शेयर हो गए। अब जो ये 6000 शेयर हो गए, मुझे ये बताओ कि इस ग्रुप के जो 6000 शेयर हैं उसमें Y के पास कितने शेयर हैं? सर 5000 शेयर हैं, क्योंकि X ने उनको 5000 शेयर दिए हैं। इस ग्रुप के 5000 शेयर Y के शेयर होल्डर्स के पास है। इसका मतलब X लिमिटेड के पास सिर्फ 1000 शेयर हैं। नो डाउट कि टेक ओवर X कर रही है, लेकिन अब आपने क्या नोट करा कि जो ग्रुप की शेयर होल्डिंग है 6000, उसमें से 5000 शेयर यानी कि 5/6 हिस्सा तो Y का हो गया, इनका हिस्सा सिर्फ 1/6 हो गया। तो कंट्रोल किसके पास आ गया? कंट्रोल तो Y के पास आ गया ना। तो इसलिए इस केस में X भले ही लीगल एक्वायरर है, लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर कौन माना जाएगा? Y माना जाएगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये है रिवर्स एक्विजिशन जो तुम बोलते रहते थे, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 20 का निकालें। सेक्शन 20 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ कोर्स। आइए जी, तो रिवर्स एक्विजिशन सेक्शन है आपका 20, सेक्शन 20 रिवर्स एक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर 20.1। ट्वेंटी 20.1 आपके सामने है। इसको जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन में बैलेंस शीट है, H और S लिमिटेड की बैलेंस शीट है। नॉन करंट एसेट हैं, करंट एसेट हैं, टोटल दिया हुआ है एसेट्स का। इक्विटी शेयर की बेटे ये जो मिस प्रिंट है ठीक कर लेना, फेस वैल्यू 100 लिखी है, दरअसल ये 10 है। इसकी 800 रुपीज़ की शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू 80 नहीं, वो भी 10 है, ये ठीक कर लेना। उसके अलावा अदर इक्विटी है, फिर नॉन करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है। और उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि H लिमिटेड ने S लिमिटेड को, H और S लिमिटेड के जो शेयर्स है मार्केट में कोट करे जा रहे हैं 20 और 50 पर। H लिमिटेड की कोटेड मार्केट प्राइस 20 है एक शेयर की, और इनकी 50 है। फिर कहता है 31/3/2020 को। फिर कहता है H लिमिटेड इश्यूज शेयर इन एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन कोटेड प्राइस।
एच लिमिटेड शेयर इशू कर रही है तो इसका मतलब एच लिमिटेड टेक ओवर कर रही है, और जो शेयर्स वो इशू करेगी वो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कोटेड मार्केट प्राइस करेगी। तो इस क्वेश्चन में कहानी कुछ यूँ बन गई, एक है एच लिमिटेड, एक है एस लिमिटेड। नो डाउट जैसा कि मैंने कहा एच लिमिटेड जो है टेक ओवर कर रही है एस लिमिटेड को, ये टेक ओवर जरूर कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पोजीशन भी ये है कि एच लिमिटेड जो है वो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक लीगल एक्वायरर तो एच है, क्योंकि वो शेयर इशू कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। करेक्ट। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो एच लिमिटेड है और एस लिमिटेड है, पहले तो मेरे को उनके शेयर कैपिटल बता दो इन टर्म्स ऑफ रुपीस। शेयर कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रुपीस 1000 है एच की, और इसकी है 800 रुपये की। फेस वैल्यू मैं इसलिए दोबारा लिख रहा हूँ, मैंने कहा कुछ मिसप्रिंट है, तो फेस वैल्यू रुपीस 10 और 10 है, ठीक है, ये ठीक कर लेना। इसका मतलब इन दोनों कंपनी के जो शेयर्स हैं, इन दोनों कंपनी के जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कितने आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स इसके तो आ जाएंगे 100 शेयर, इसके आ जाएंगे 80 शेयर। फिर तुम्हें क्वेश्चन में कोटेड मार्केट प्राइस दी है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। अब की बार जो कंसिडरेशन वगैरह ट्रांसफ़र करा जाएगा वो कोटेड प्राइस के आधार पर करा जाएगा। उसने बताया इनके एक शेयर की कोटेड प्राइस 20 है और इस कंपनी के एक शेयर की कोटेड प्राइस 50 है, ज़्यादा है। अगर मैं कोटेड प्राइस का एक्सचेंज रेशियो, जैसे अभी मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू का निकाला था इमेजिनरी केस में, एक्सचेंज रेशियो निकालूं तो क्या आ जाएगा? एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज रेशियो बेटा आपने कंप्यूट करा तो 2:5। अगर मैं इसको और छोटा कर दूं तो यह आ जाएगा 1:2.5। मैंने कहा एक्सचेंज रेशियो कंप्यूट करने के बाद आप क्या करो, इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, उससे आपको ये समझने में आसानी हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2.5 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1। इससे पता क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड बाय एच। तो एच लिमिटेड अपनी कंपनी के 2.5 शेयर देगी इनके एक शेयर के लिए। क्यों? ये मैं प्रूफ कर देता हूँ। क्योंकि इनका एक शेयर जो है वो ₹50 रुपये पर मार्केट में कोट हो रहा है, तो एक शेयर की वैल्यू 50 है और इनके एक शेयर की कोटेड वैल्यू केवल 20 रुपये की है। तो मैं 2.5 शेयर दूंगा 20 रुपये वाले, तो वो वैल्यू आ जाएगी 50। तो 50 के खिलाफ 50 रुपये की पेमेंट हो रही है। तो इसका मतलब इनके एक शेयर के लिए एच लिमिटेड 2.5 शेयर इशू करेगी। सी, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय एच लिमिटेड। अब एच लिमिटेड कितने शेयर इशू करेगी? उसके लिए आप देखो कि वाई के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। वाई के टोटल नंबर ऑफ शेयर 80 है, तो बेटे 80 को आप डिवाइड कर दो। हर एक शेयर के लिए 2.5 शेयर दिए जा रहे हैं। इसका मतलब एच लिमिटेड कितने शेयर इशू करेगी? 200 शेयर इशू करेगी। एच लिमिटेड ने अब 200 शेयर इशू करे या नहीं करे? सर कर दिए। तो मुझे ये बता दो, स्टेप नंबर डी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब बेटे ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन द ग्रुप, हाँ जी, ग्रुप में टोटल कितने शेयर्स हो गए?
अभी अभी मैंने आपको अपने इमेजिनरी केस में बताया था कैसे पता लगेगा। एक तो एच के टोटल नंबर ऑफ शेयर खुद के कितने हैं सर 100। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के जो 80 शेयर हैं उनको कितने शेयर दिए 200। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इन द ग्रुप कितने हो गए 300। लेकिन इस 300 में से हेल्ड बाय एस हेल्ड बाय एच 100, हेल्ड बाय एस 200। तो 300 में से 200 शेयर मेरे पास है 2/3। तो इसका मतलब कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल लाइज इन द हैंड्स ऑफ एस। तो इसलिए ये रिवर्स एक्वेजिशन का केस है, रिवर्स एक्वेजिशन। तो ये रिवर्स एक्वेजिशन का केस है। रिवर्स एक्वेजिशन एज एस इज द अकाउंटिंग एक्वायरर, क्योंकि एस जो है वो अकाउंटिंग एक्वायरर मानी जाएगी। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, अकाउंटिंग एक्वायरर। बात समझ में आई कि नहीं? लो जी, लीगल एक्वायरर तो नो डाउट अबाउट इट एच है, लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर एस है। बिकॉज एस अकाउंटिंग एक्वायरर है तो बुक्स ऑफ एस लिमिटेड में हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एस जो है अब एक्वायरर माना जाएगा। पहली एंट्री क्या होगी, जो जो उनके एसेट हैं। अब बिकॉज मैं एस हूं, अब मैं एक्वायरर हूं, तो मैं एच एक तरीके से, अब मैं एच को ले रहा हूं। तो मैं जब एच को ले रहा हूं तो एच के जो आइडेंटिफाइबल एसेट है, एक तो नॉन करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट अकाउंट डेबिट 2000। उसके अलावा करंट एसेट है। करंट एसेट बेटा जो है वो 1000 है, ध्यान से देखते रहना। एच लिमिटेड के कॉलम को देखना है। उसके अलावा उनकी नॉन करंट लायबिलिटी भी है। नॉन करंट लायबिलिटी 700 की है। टू करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी 800 की है। टू कंसिडरेशन, मैं कौन हूं एस। अब कंसिडरेशन कौन पे करेगा, मैं पे करूंगा। किसको पे करूंगा, एच को पे करूंगा। कितना पे करूंगा? नॉर्मली जब कोई एक्वायरर किसी को पे करता है, कंसिडरेशन कैसे पे करता है। सपोज मैं आज आपकी कंपनी को लूँ तो मैं आपको कितना परचेज कंसिडरेशन दूंगा, मैं यही देखूंगा ना कि आपकी कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स है और उनकी वैल्यू कितनी है। भाई यही तो कीमत हुई और क्या हुई, क्योंकि कंसिडरेशन एक तरीके से मालिकों को मिलता है। तो अगर आपके 1000 शेयर है सपोज, और आपके एक शेयर की मार्केट वैल्यू 50 है, तो लॉजिकली मैं आपको 1000 इंटू 50 50,000 का कंसिडरेशन दूंगा। तो अब मैं एस लिमिटेड हूं, अब मैं लीगल एक्वायरर नहीं हूं, मैं अकाउंटिंग एक्वायरर हूं, और मैं अब आपको कंसिडरेशन दूंगा। तो कैसे दूंगा, मैं ये देखूंगा आपके कितने शेयर हैं। आपके 100 शेयर हैं, आपके 100 शेयर से मैं ये देखूंगा आपके एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो मैं आपको 2000 का कंसिडरेशन दूंगा। एक सेकंड। तो मैं बेटे आपको कितना कंसिडरेशन दूंगा, ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ये देखूंगा आपकी कंपनी के कितने शेयर हैं, 100 शेयर हैं, उनकी फेयर वैल्यू जो कि कोटेड वैल्यू होगी 20 है, तो मैं 2000 का कंसिडरेशन आपको दूंगा। क्या कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है? सच सच बताना, कोई है या नहीं है? कैसे पता लगेगा? नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के प्रत्येक शेयर होल्डर को के लिए पेमेंट दी है।
देखो ये तो अकाउंटिंग एक्वायरर की हो रही है, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि प्रत्येक शेयर के लिए हमने शेयर दिए हैं, तो इसका मतलब कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं हो सकता। करेक्ट। आइए उसके अलावा, अच्छा डिफरेंस तो मैंने देखा ही नहीं, कोई आ रहा है डिफरेंस? 3,500 3,000 डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल रेड पेन से लिख देते हैं। गुडविल 3,500 माइनस 3,000, तो 500 रुपये का डिफरेंस आ गया। 500। आइए अब मैं कंसीडरेशन आपको पे करूंगा। कंसीडरेशन मैंने आपको पे करना है, कितना पे करूंगा? 2,000। अरे करूंगा या नहीं करूंगा? 2,000। अब 2,000, मैं कौन हूं? मैं एस लिमिटेड हूं। मैं जब 2,000 रुपये का कंसिडरेशन पे करूंगा, मैं तो अपनी शेयर की फेयर वैल्यू देखूंगा। मेरे शेयर की फेयर वैल्यू 50 है, तो इसका मतलब मैं आपको 40 शेयर इशू करूंगा। इसका मतलब मैं आपको 40 शेयर्स इश्यू करूंगा, 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कुछ बुक्स में यहां पर गलती है, इसलिए ध्यान रख लेना। 40 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच मैं करूंगा एट द रेट ऑफ 50 के हिसाब से, क्योंकि मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, मैं अकाउंटिंग एक्वायरर हूं, मैं तो अपनी फेयर वैल्यू के हिसाब से करूंगा ना। तो 2,000 की पेमेंट मैं करूंगा, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 शेयर कैपिटल। नोट्स में भी हो सकता है गलती हो, तो इसलिए ठीक कर लेना। शेयर कैपिटल 40 शेयर्स मैंने आपको दिए हैं, शेयर है 10 रुपये का, तो 400 आएगा, 1000 नहीं। 1000 मैंने इसलिए बोला क्योंकि शायद नोट्स में तुम्हारे 1000 लिखा हो सकता है, शायद, मैं पक्का नहीं कह रहा। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 40 इंटू कितना आएगा? 40, 1,600। लो जी, कहानी खत्म। अब एक्वायरर अपनी बुक्स में स्टेप नंबर F, अब स्टेप नंबर F में क्या करें? बैलेंस शीट बना देते हैं दोनों कंपनी की अब, इजंट इट? तो स्टेप नंबर F, बैलेंस शीट। तुम इसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी लिख सकते हो, जहां भी हमने बैलेंस शीट लिखा है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। दोनों कंपनियों की मिला करके जो बैलेंस शीट बनाई जा रही है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। अब जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ध्यान से जरा देखें, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट मैं हूं एस लिमिटेड 3,000, और उनके 2,000 के नॉन करेंट एसेट मैंने ले लिए, तो 5,000। उसके अलावा करंट एसेट, $1,000 प्लस 1,000, हमारे 1,000 है, उनके भी 1,000 है, इजंट इट? तो 2,000। उसके बाद फिर एक गुडविल भी आई थी। अब गुडविल मेरे को पहले लिखनी चाहिए थी, चलो अब मैंने गुडविल यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, आप लिख लेना। गुडविल हमारी कितनी निकली थी? 500 निकली थी। तो मेरे ख्याल से तो एसेट साइड में और कुछ है नहीं, तो 7,500 आना चाहिए टोटल। उसके अलावा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, ध्यान से देखें, जो एस लिमिटेड है उसके खुद के शेयर कितने हैं? जो एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड के खुद के कोई जो शेयर हैं कितने? अगर मैं आपसे पूछूं, जरा आप बताओ कितने हैं? तुमने जो शेयर इशू करे वही तो अब तुम्हारी शेयर कैपिटल है, और क्या है यार, कि नहीं? और ध्यान से देखें, तुम्हें एच लिमिटेड ने कितने शेयर दिए? तुम्हें कुछ शेयर भी तो दिए थे ना। शीट कहाँ चलेगी? शीट निकालो अपनी, देखो तुम्हारे पास भी तो कुछ शेयर आए थे कि नहीं आए थे?
कहाँ चलेगी? पेज नंबर है, और मेरी तो शीटें ही इधर उधर हो जाती हैं। वो शीट कहाँ चलेगी जिसमें मैंने लिखा था? अब ये बड़ा चक्कर हो जाता है, शीट ही नहीं मिलती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो खैर, अब नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। तो आप वैसे लिख सकते हैं, आपने जो टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू करे थे, अब शीट मिलती तो मैं आपको ज़रा बेटर तरीके से समझा देता। तो शीट नंबर क्या है? 78 है, 79 शीट्स यहाँ पड़ी हुई है। अच्छा जी, देखो बेटा, यहाँ पर एक तो एच लिमिटेड की जो कॉलम है उसको ध्यान से देखो, उसमें 1000 शेयर तुम्हें दिए हुए हैं, इजंट इट? उसके अलावा दूसरे कॉलम में 800 शेयर्स तुम्हें दिए हुए हैं। यहाँ तक ठीक है? अब ध्यान देना इस बात का कि जो 800 शेयर है तुम्हारे, करेक्ट, पहले तो 800 शेयर तो नहीं है, शेयर तो एक्चुअली तुम्हारे जो थे 800 डिवाइडेड बाई 10, 80 शेयर थे, लेकिन वर्थ रुपीज उसका 800 है। ये तो तुम्हारी शेयर कैपिटल है ही, प्लस तुमने अभी अभी कुछ शेयर इशू करे, करेक्ट? तुमने जो शेयर इशू करे हैं वो शेयर इशू करे हैं, कितने शेयर इशू करे? अब ये बड़ी चक्कर है, एंट्रीज मैंने कहाँ लिख दी हैं? हाँ, 40 शेयर इशू करे थे मैंने, कोई बात नहीं, मेरे को याद आ गया। 40 शेयर इंटू 40 शेयर जो हमने इशू करे हैं 10 रुपये के हिसाब से, 40 इंटू 10 400, तो 1200। अब ध्यान रखना यहाँ पर इक्विटी के बाद अदर इक्विटी, अदर इक्विटी में एक तो तुम्हें क्वेश्चन में ही कुछ अदर इक्विटी मौजूद है, ध्यान से देखे, 500 रुपये की तो इनकी अदर इक्विटी है, और तुम्हारी इक्विटी जो है वो 1600 है। तो ध्यान रखना, जो तुम्हारी वाली इक्विटी है 1600, पहले तो तुम उसको लिखोगे, ठीक है कि नहीं? 1600, और प्लस तुमने कुछ प्रीमियम इशू करा। जो तुमने प्रीमियम इशू करा है, वो प्रीमियम तुमने जो इशू करा है 40 शेयर इंटू 40, 1600 के हिसाब से, 1600 ही था ना प्रीमियम? हाँ जी, इतना ही था, तो 3200 आ जाएगा। प्रीमियम कुछ और तो नहीं था, इतना ही प्रीमियम है, ठीक है? अब वो शीट ऊपर नीचे हो रही थी, मुझे देखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे, अब इस शीट को मैं आगे ही रख लेता हूँ। करंट, उसके बाद है फिर अदर इक्विटी हो गई। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में 700 और 1200, 1900। करंट लायबिलिटी 800 और 400, 1200। एक बार चेक कर लेना, डेट इज 4, 5, 6, ठीक है? और ये 1100 और 400, ठीक है जी, 7500 आ गया। ये अपनी ना कुछ फिगर, अब पता नहीं मॉड्यूल में गलती है या हमारी प्रिंटिंग में कुछ गलती थी, हम मान लेते हैं उसको ठीक कर लिया, जो मैंने ठीक कराई थी। खास तौर से ये फिगर चेक करनी है आपने, और ये फिगर ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि जो नंबर ऑफ शेयर हम इशू करेंगे 2000 डिवाइडेड बाई 50 के हिसाब से इशू करेंगे। जो कंपनी शेयर इशू करेगी वो अपनी फेयर वैल्यू को लेगी। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, रिवर्स एक्विजिशन का जो ये केस है। तो रिवर्स एक्विजिशन का ये केस लेने के बाद और भी करना है क्वेश्चन। चलो जी, रिवर्स एक्विजिशन तुम बोल रहे थे, अब रिवर्स एक्विजिशन का केस हमने करा दिया है। एक पे मैं शीटें इतनी सारी हो जाती है ना, मैं जरा उनको सीरियल वाइज रख लूँ। लीजिए, ये सारी शीट आज की हो गई रिवर्स एक्विजिशन की। एक क्वेश्चन और है रिवर्स एक्विजिशन का, मैं बोलूँगा, अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम पता क्या बोलोगे? सर कराई दो। तो बेटर है फिर कराई दो। 20.2 जो है ये बिलोंग करता है, क्वेश्चन नंबर 20.2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20.2 पहले की अपेक्षा कहीं इजी है, क्योंकि इसमें क्लियरली क्या दिया हुआ है, ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। डीए एंड टीए लिमिटेड अमालगमेट हुए, उन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म करी, डेटा लिमिटेड। कहता है डेटा लिमिटेड इश्यूड रिक्विजिट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ डीए एंड टीए लिमिटेड।
फिर कहते हैं द एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ दोनों कंपनी की डीए और टीए मिल करके एक नई कंपनी बना रही हैं और नई कंपनी इन दोनों को शेयर इशू कर रही है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फाइनेंशियल एसेट, करंट एसेट, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी वगैरह दी है, बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी। फेयर वैल्यू उसने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की दी है, करंट एसेट्स की भी फेयर वैल्यू दी है और उसके अलावा फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस भी दे दी है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया कि however the control of data limited is taken by the management of TA limited। अब क्वेश्चन में बेसिकली हो क्या रहा है कि दो कंपनी है, एक डीए है एक टीए है। ये दोनों कंपनी मिलकर के एक कंपनी बना रही है डेटा लिमिटेड। क्वेश्चन में तो बेसिकली ये हो रहा है, ये दोनों कंपनी मिलकर के ये कंपनी बना रहे हैं। टेक्निकली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे कि डेटा लिमिटेड इसको टेक ओवर कर रही है और डेटा लिमिटेड इसको टेक ओवर कर रही है। टेक्निकली डेटा लिमिटेड लीगल एक्वायरर है, लीगल एक्वायरर। अकाउंटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी लीगल एक्वायरर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इन दो कंपनीज को ले रही है। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया कि कंट्रोल इसके पास आ गया। लॉजिकली कंट्रोल इसके पास आना चाहिए था, लेकिन कंट्रोल किसके पास आया? इसके पास आया ना। तो ये अकाउंटिंग एक्वायरर माना जाएगा, ये अकाउंटिंग एक्वायरर माना जाएगा। तो इसलिए ये रिवर्स एक्विजिशन का पहले तो केस है। क्वेश्चन में हमें गिवन ही है कि कंट्रोल आ गया, अकाउंटिंग एक्वायरर। ये तुम्हारी कुछ कहानी इस क्वेश्चन में दी हुई थी, करेक्ट। आगे क्या कहता है? However, the control of data limited is taken over by the management of TAVA limited। तो और इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। अब इस क्वेश्चन में करना फिर क्या है? सर करना तो इसमें लगता है कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ तो करना ही है, ऐसा थोड़ी कि कुछ करना ही नहीं है। अब तुम्हें ये तो पता लग गया कि अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है, करेक्ट। अकाउंटिंग एक्वायरर इस केस में निश्चित रूप से अब टीए लिमिटेड है, तो टीए लिमिटेड के एंगल से हम सब कुछ करेंगे। लेकिन अब मैं जो आपसे पहले तो पॉइंट पूछ रहा हूं वो ये, मुझे ये बताओ कि जो फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस है, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, पता है आपको फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस का वैसे मतलब क्या होता है? फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस ये वर्ड हमने इंटर कंपनी होल्डिंग में भी यूज करा था। इनडायरेक्टली इसका मतलब है एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर या नेट एसेट्स। पहले तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं तो फिर चीज़ें टफ हमेशा रहेंगी। अब उसने बताया कि जो पहली कंपनी का नाम क्या है, तो नाम ढूंढने पड़ रहे हैं, डीए लिमिटेड और टीए लिमिटेड। लो जी, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, पहली कंपनी है डीए, दूसरी कंपनी है टीए। डीए लिमिटेड के फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस जो तुम्हें दी हुई है क्वेश्चन में, ये गिवन है 7,500 रुपये की है। इसका मतलब एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर इतने हैं फेयर वैल्यू के आधार पर। फेयर वैल्यू के आधार पर टीए लिमिटेड के एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर 15,000 है। इज इट क्लियर टू यू? अगर ध्यान से देखा जाए, जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप की जो वैल्यू होगी टेक्निकली इतनी हो जाएगी 7,500 और 15,000, क्वाइट ऑब्वियसली। उस 22,500 में देखा जाए तो शेयर इन द ग्रुप, शेयर इन द ग्रुप, अब उस ग्रुप में जो शेयर हो जाएगा 22,500, 7,500 डिवाइडेड बाई 22,500 डेट इज इक्वल टू 1/3। 1/3 तो इसका हिस्सा हो जाएगा, 2/3 इसका हिस्सा हो जाएगा, यानी कि ग्रुप में ज़्यादा हिस्सा इसका होगा, तो कंट्रोल हम कह सकते हैं कि इसके पास है, करेक्ट। आइए, बिकॉज अब कंट्रोल टीए लिमिटेड के पास है तो कंट्रोल लाइज विद टीए। वो खैर क्वेश्चन में दिया भी था, कंट्रोल लाइज विद, उसको हमने सब्सटेंशिएट करा इस तरीके से जो क्वेश्चन में गिवन था।
ये तो मैं क्वेश्चन में वैसे गिवन ही है, इस क्वेश्चन में तो ये देखने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब टीए लिमिटेड एक्वायरर है। अब बेटा टीए लिमिटेड एक्वायरर है तो टीए लिमिटेड क्या करेगी? कंसिडरेशन कौन पे करेगा? टीए लिमिटेड करेगी ना। तो उसके लिए तुम्हें टीए लिमिटेड के एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू या जिसको फेयर वैल्यू भी बोलते हैं, तो फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ टीए लिमिटेड कैसे पता लगेगी? टीए लिमिटेड के नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर ₹15,000 के हैं। इस 15,000 को आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टीए लिमिटेड से। नंबर ऑफ शेयर्स टीए लिमिटेड के 1000 है। इससे तुम्हें यह पता लग गया प्रत्येक शेयर होल्डर की वैल्यू कह लो या इंट्रिंसिक वैल्यू कह लो 15 रुपये है। तो मैं 15 रुपये के हिसाब से पेमेंट करूंगा। अब है कंसिडरेशन, कितना कंसिडरेशन मैं पे करूंगा पहले तो ये बताओ। क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें? कंसिडरेशन पेमेंट करने के लिए आप क्या करोगे? पहले तो कंसिडरेशन किसको पे करोगे? कंसिडरेशन तुम डीए लिमिटेड को पे करोगे, क्योंकि अब ग्रुप में दूसरी पार्टी तो डीए ही है, तुम उसको पे करोगे। डीए लिमिटेड के जो शेयर की फेयर वैल्यू है वो तुम्हारे को गिवन ही है 7,500। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है ना। तो 7,500 की पेमेंट कंसिडरेशन पहले तो 7,500 माना जाएगा। 7,500 की पेमेंट करने के लिए कितने शेयर इशू करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, अभी मैंने आपको ये बताया ही है। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितने शेयर्स बेटा आप इशू करेंगे? 7,500 की पेमेंट करने के लिए 7,500 पेमेंट कौन कर रही है? टीए। टीए के एक शेयर की फेयर वैल्यू 15 रुपये है। हम अपनी फेयर वैल्यू के हिसाब से पेमेंट करेंगे ना। तो इसका मतलब मैं आपको 500 शेयर इशू करूंगा। अब ये 500 जो भी है, लाख है, क्या है, 500 शेयर इशू करूंगा। 500 शेयर्स ऑफ कोर्स ऑफ ₹10 ईच एट द रेट ऑफ 15। तो 15 रुपये के हिसाब से मैं ये पेमेंट करूंगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। स्टेप नंबर 6 कह लो या सीक्वेंस नंबर 6। एक्वायरर की बुक्स में फिर तुम एंट्री करते हो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जो जो एसेट्स तुमने लिए, याद रखो कुछ एसेट्स की फेयर वैल्यू अब की बार गिवन थी, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू तुम्हें गिवन है। फाइनेंशियल एसेट्स भी तुम्हारे पास आएंगे। डीए के फाइनेंशियल एसेट्स 800 के हैं। करंट एसेट्स भी थे, उसकी फेयर वैल्यू लिखना मत भूलना, 5,000 है। टू क्या है भाई? एक तो बोरोइंग्स थी, ये तुमने बोरोइंग्स पे कर दी, सॉरी बोरोइंग्स भी ले ली। करंट लायबिलिटी, आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हैं ये भी 2,000 की है। टू कंसिडरेशन आपने अभी अभी कंप्यूट कर ही लिया है कि आप डीए लिमिटेड को 7,500 का कंसिडरेशन पे करेंगे। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कोई हो नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक शेयर को पेमेंट मिल रही है, तो इसका मतलब कोई आउटसाइड शेयर होल्डर्स नहीं है। तो बेटे इस केस में बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रही है। चलो मैं अब इससे ही लिख देता हूँ, गेन ऑन बार्गेन परचेस। गेन ऑन बार्गेन परचेस कितना निकल आएगा? गेन ऑन बार्गेन परचेस 13,800 में से आप माइनस करें 9, 11,500, तो ये आ जाएगा आपका 2,300। फिर उसके बाद कंसिडरेशन को पेमेंट करने की एंट्री करें। कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट। अब कंसिडरेशन आपने जो पे करना है 7,500 पे करना है। 7,500 को पे करने के लिए शेयर कैपिटल
कितने शेयर आप देंगे अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर आप करेंगे ना। 7,500 शेयर है तो 7,500 हमने निकाल ही लिया था, डिवाइडेड बाय 15, हमारे एक शेयर की वैल्यू इतनी थी, 500 निकला था। तो 500 इंटू 10 that is equal to 5,000 and 2 security premium. Security premium 500 into 5, 500 शेयर हम इशू कर रहे हैं 15 के हिसाब से, 10 फेस वैल्यू, 5 रुपये प्रीमियम, 2,500। तो ये आपने एंट्रीज भी कर दी। अब उसके बाद आखिरी चीज़ क्या रहेगी, बैलेंस शीट रहेगी। 7th, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट, ध्यान रखना, नॉन करेंट एसेट जब आप लिखेंगे जिसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है, एक तो फेयर वैल्यू ऑफ डीए जो है 8,000 है, और इत्तेफाकन हमारी हम टीए हैं, हमारी 8,000 है और उनकी भी फेयर वैल्यू 8,000 है। ध्यान क्या रखना है, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम अपना अमाउंट तो कैरिंग अमाउंट पर लिखेंगे, लेकिन जिसको टेक ओवर कर रहे हैं उनके हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, करेक्ट। तो 16,000। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट जो थे मिला करके ही बता दो, एक मिनट के लिए मुझे देखना पड़ेगा फाइनेंशियल एसेट, चलो मिला करके बता दो, 1,300 ये मिला करके लिख दिए। करंट एसेट जब आप लिखेंगे ध्यान ये रखना कि जो फेयर वैल्यू इसमें भी आपको कुछ गिवन थी, इजंट इट और नॉट, 5,000 थी, आपके तो 6,500 है और उनकी फेयर वैल्यू 5,000 आप मिला करके लिखेंगे। तो 11,500। क्वेश्चन में कोई गुडविल नहीं है तो आपका टोटल तो यही आना चाहिए। उसके अलावा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में पहले तो लिखे इक्विटी शेयर कैपिटल। आप कौन सी कंपनी है, आपकी शेयर कैपिटल प्लस आपने कितने इशू करे, आपने 500 शेयर इशू करे हैं, 500 शेयर 10 रुपये वाले इशू करे हैं, जो आपकी शेयर कैपिटल और जो आपने इशू करे हैं वो मिला करके लिखना है, तो ये 15,000 आ जाएगा। उसके अलावा अदर इक्विटी, अदर इक्विटी जब आप लिखेंगे, एक तो जो आपकी अदर इक्विटी है उसका आपने ध्यान रखना है 1,000 प्लस गेन ऑन बारगेन परचेस। गेन ऑन बारगेन परचेस जो निकला था आपका 2,300 निकला था, गेन ऑन बारगेन परचेस, और सिक्योरिटी प्रीमियम 2,500 का सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो इन सबको मिलाकर के कितना आ जाएगा, 5,800। तो अदर इक्विटी 5,800 आ जाएगी। और उसके बाद दो आइटम और हैं वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। एक तो क्या था, इसके बाद बोरोइंग्स थी, मिला करके ही बता दो, बोरोइंग्स मिला करके 5,000, करंट लायबिलिटी मिला करके बता दो 3,000, कुछ और नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों?
एक तो तुम लोग बहुत बोल रहे थे रिवर्स एक्वेजिशन। दो बातें बेटे आपको समझनी चाहिए। ज़िंदगी में बिना पेशेंस के कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, नंबर एक। दूसरी, जब तक आप चीज़ों को तरीके से और नहीं करेंगे, सहजता आपको ज़िंदगी में कभी हासिल नहीं होगी। इन मूल मंत्र का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बहुत मेहनत से, मशक्क़त से ये चैप्टर हमने कराया है और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। और बस मुझे ये कहना था, मुझे ये भी कहना था कि पेशेंस हमेशा बहुत अहम साबित होता है, तो इसलिए पेशेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। और हमने बड़ी अपनी तरफ से कोई इसमें ढील नहीं करी है चैप्टर में। हर कॉन्सेप्ट को बहुत हमने एकाग्रता से, बड़े डीपली, गहराई से लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आया होगा। ठीक है, तो इसके साथ फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन ख़त्म होता है। ठीक है।